ये तस्वीर देखिए। ये शख्स अपनी नवासी को उठाकर अमर हो गया था, जिसको इसराइल की एक एयर स्ट्राइक में वो चली गई थी इस दुनिया से। 3 साल की रीम और 5 साला उसका भाई तारिक भी। एज दे स्लेप्ट, एयर स्ट्राइक हुई थी नवंबर 2023 में। नुसेरा कर एक रेफ्यूजी कैंप है वहां। अब जिस शख्स ने इनको उठाया हुआ था, उसने इस प्यारी बच्ची रीम को कहा था सोल ऑफ द सोल, रूह अल रूह। और खालिद नबान, इसको अफेक्शनेटली प्यार से लोग अब्बू दियाया भी कहते थे। ये इतना अरब दुनिया में वायरल हो गया क्योंकि इसके सामने वो जो बॉडी उठा के फिरता रहा रीम की, उसके बालों से प्यार और उसको प्यार करता रहा। ये सिंबल ऑफ लव बन गया कि किस तरह एक नवासी से एक नाना प्यार कर सकता है। लेकिन ये ट्रेजिडी यहां रुकी नहीं। मेरे एक दोस्त ने मुझे पिछले दिनों एक बात कही थी। उसने कहा, डॉक्टर अफान, इतना बेहिस हो चुकी है दुनिया, उम्मत, मुस्लिम दुनिया, क्या क्या सीरिया के जेलों में नहीं हुआ, कि ये जो हो रहा है ये एयर स्ट्राइक्स में, ये मार मार थक जाएंगे, ये मार मार थक जाएंगे, लेकिन उम्मत से कोई नहीं उठेगा। और क्यामत कैसे देखनी है आप लोगों ने? खालिद को भी मार दिया, फिर एक और एयर स्ट्राइक होती है और आप देखें कि 16 दिसंबर 2024 में खालिद को भी उसी रेफ्यूजी कैंप में एयर स्ट्राइक में मार दिया। जबकि आप मुतद्दिद तस्वीर, वीडियो फुटेजेस देख सकते हैं जहां खालिद जो है वो उसने डिवोट कर लिया था अपने आप को, गज़ा के बच्चों के साथ खेलता था, ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज करता था, उन्हें जंग की मौजूदा सूरत हाल में प्यार की कहानियां सुनाता था, उन्हें ये यकीन दिलाता था कि अल्लाह की तरफ ही लौट जाना है, तुम लोग जहाद पे हो, अमन का दर्ज देता जाता था। होप दर होप मार दी। अभी कुछ सवाल हैं जो मुझे परेशान करते हैं। जो वेस्ट है, मतलब वेस्ट इतना इस्लामोफोबिया का शिकार है कि दे आर नॉट कवरिंग ऑल दिस। लेकिन बशारुल असद की रिजीम में ये सब होता रहा और प्रोटेक्शन से होता रहा। अब उसके जेलों को अंदर तक से कवर किया जा रहा है। तारीख के 21वीं सदी के सबसे बड़े कब्रिस्तान तक निकाले गए। इतनी गंदी काल कोठरियां थीं जिनमें कैदी डाले होते थे। दीवारों पे क्या लिखा हुआ है? अल्लाह, अम्मी, ये। और तय खानों के अंदर छोटी छोटी काल कोठरियां। जब इनको मारना होता था, ये जो बशारुल असद की रिजीम में जुल्म हुआ है, कट्ठे उनको एक एक कमरे में इतने सारों को बंद कर देते थे। और जो मरते थे उनको वहां ही बाहर फेंकते थे। दीवारों पे निशान है, बाहर लाशें, उनकी गलती रहती थी। और अंदर जो है वो लोग बू से, ताफुन से, उनके दिमाग माउफ होते थे और वो पड़े रहते थे और सिसक सिसक के मरते थे। तब किसी को गोली से मार देना कम अजियतनाक है कि किसी को इस तरह काल कोठरी में फेंक दे और वो अंदर तड़पता रहे और उसको सांस ना आए और बू से और ताफुन से इतनी बुरी मौत देते थे। और बाकी अजियतें अलग, जिस किस्म की उनको अजियत दी गई। तो मुसलमान मुसलमान के साथ ये कर गया। आप छोड़ दें फिरका वारियत और बाकी चीजें, मुसलमान मुसलमान के साथ ये कर गया। तो मुझे बताएं, बाकी फिर बचा क्या? बाकी क्या बचा? कुछ भी ना बचा। बाकी ये बचा कि इन्होंने हमें इतना मारा, वेस्ट इतना मार रहा है कि अब खालिद की स्टोरी आपके सामने। मैं रात जब वीडियोस देख रहा था, एक वीडियो आती थी सीरिया में और उसको कवर करने वाला वेस्टर्न मीडिया होता था, CNN, BBC, ये दिखा रहा है और उसको बहुत ग्लैमराइज करके दिखा रहा है, नेगेटिव ग्लैमराइजेशन में, कि देखिए इतना जुल्म असद कर गया। दूसरी तरफ इधर कोई कैमरे नहीं उनके पहुंच रहे, वेस्ट के, खामोशी है, हिपोक्रेसी देखें। आपको इवन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर न्यूज़ देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब सवाल फिर वही उठता है कि हम मॉरली कहाँ खड़े हैं और ये कहाँ जा रहा है और हमारा स्टैंडिंग कहाँ है। अब ऐसे ज़मन में जब मैं पाकिस्तान को वीक होता देखता हूँ, अब हुआ क्या था इन सारे मुल्कों में, चाहे कर्नल गजाफी ले लें लिबिया का, चाहे इराक का सद्दाम ले लें, बशारुल असद, और सऊदी अरब का भी यही हाल होना है। यहाँ बैठे थे आमिर, आमरियत। ये लोग अपनी डिक्टेटरशिप को कायम रखने की खातिर, ताकत को कायम रखने की खातिर अपने लोगों पे भी जुल्म करते गए और मुल्क तबाह कर दिए। अब शाम का जो हाल होगा वो इससे बुरा होगा क्योंकि वहां घुसपैठिए आ गए और इन्होंने वेस्ट की भी मदद ली, उनको भी खुश करने के चक्कर में रहे, और जब नाराज किया उन्होंने जो हशर किया वो फिर देखे और मुल्क तबाह कर दिए।
अब ये जो वेस्टर्न कोलोनाइजेशन है ये बढ़ती जाएगी। कौन सा मुल्क है मिडिल ईस्ट में जो फैलेगा इस तरह? वो फैल रहा है, उसको नहीं कवर कर रहे, वो कब्जे कर रहा है गोलान पे, हर जगह, उसको कोई कवर नहीं कर रहा। अब तो हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। अब होता क्या है, ये रॉयल खानदान जैसे बैठा है, ये तवालत में उन लोगों का साथ देते जाते हैं। अच्छा, ये जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ना, टेक इट एज एन इंटेलेक्चुअल टॉकिंग टू यू। वो बंदा जो सारा दिन इनटू करंट अफेयर्स, टॉकिंग टू दीज पीपल्स, टॉकिंग टू सम फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर्स, तब हम हालात का तज्जिया करते हैं कि दिस ऑल इज हैपनिंग, टॉकिंग टू रिलीजियस स्कॉलर्स। खिलाफत उस्मानिया के बाद जो जवाल आया, उसकी दास्तानें ना खत्म होने वाली। मिडल ईस्ट जो देख रहा है, जो तबाही है, इससे सऊदिया नहीं बचेगा, और वो अयाशी और उसमें दुबई नहीं बचेगा, और वहां बैठे हैं बादशाह, और वो अपनी आमरीत को बचाने की खातिर किसी हद तक भी जाएंगे। पाकिस्तान का सिनेरियो बड़ा डिफरेंट, लेकिन अगेन मुश्किल है। हम इकोनॉमिक्स से लड़ रहे हैं, हम कर्जों के बोझ में हैं। पाकिस्तान में अगेन जो सोचा जा रहा है, या जिस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है, मुझे बताएं उसमें मुल्क कैसे इस इस्लामोफोबिया के खिलाफ वॉर को बचा पाएगा। फिर कितनी खालिद जैसी स्टोरीज होंगी, कितनी रीम जैसी स्टोरीज होंगी। अब मुझे नहीं पता, इसी में एक स्टोरी ये भी थी कि खालिद को फिर अल्लाह ने नवाजा था किसी इसी तरह की प्यारी बेटी से, इसकी फैमिली से। अब वो जिंदा है कि नहीं, नो बॉडी नो दैट स्टोरी। तो ये सब कुछ कब तक होता रहेगा? एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से ताबका के काशगर, ये बातें कहने वाले कह गए, लेकिन प्लीज़ ये स्टोरियाँ देखें। मेरे लिए तो बहुत तकलीफ़ का बाइस है, क्या आपके लिए हैं? और इन पर आवाज़ भी कोई नहीं उठा रहा। दऊस घुसाएं हमारे यूट्यूब की इंडस्ट्री में। मतलब मुझे हैरानी हुई अभी एक शादी को जिस तरह कवरेज दी गई है हमारे नेशनल, इंटरनेशनल और सोशल मीडिया पर। दऊस घुसाएं, दऊस की डेफिनेशन पढ़ लें जाके। दऊस वो होते हैं, दोज हु सेल देयर सिस्टर्स मदर्स फॉर मनी इन एनी वे राउंड। डिजिटल दऊस है, ठीक है। ये नहीं कि उनको कोई प्रोडक्टिविटी पे शो करें, कोई अच्छा काम करने वाली लड़कियां आए भाई कैमरे पे, जितना आने आए, और ये दऊस है। ये हमारे सोशल मीडिया का खासा है, और खुद हम कहाँ खड़े हैं, कितनी बर्बादी है। अल्लाह माफ करे।